मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लोहरदगा जिले के एक दिवसीय दौरे पर बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को करेंगे सम्मानित, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। मंकी पॉक्स को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश। विदेश से लौटने वालों को बुखार, सिर, बदन दर्द, कमजोरी तो होगी जांच। 29 जुलाई से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। विधानसभा अध्यक्ष ने दलों के नेताओं और अधिकारियों की बुलाई बैठक। और मॉनसून की औसतन कम बारिश पर कृषि मंत्री बादल ने की समीक्षा। सुखाड़ की आशंका को देखते हुए वैज्ञानिकों से मांगी सलाह। बीज पर सब्सिडी देने की तैयारी में सरकार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। आज सत्र के दौरान कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में बताया कि देश में 2020-21 की तुलना में कोयले का उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोयले की मांग में बढ़ोतरी हुई है। उधर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लोहरदगा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वो हरित योजना के लाभुकों को सम्मानित करेंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना के तमाम लाभुक आज सम्मानित होंगे। इसके अलावा करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का भी मुख्यमंत्री वितरण करेंगे। इस दौरान चयनित लाभुकों के बीच फलदार पौधों का वितरण भी किया जाएगा। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना का दायरा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 18,313 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 20,742 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.57% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो 4.31% दर्ज की गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 171 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 178 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,128 रह गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2,02,85,90,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 2.79 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 27,37,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। इस बीच झारखंड में मंकी पॉक्स बीमारी के बचाव और उसके नियंत्रण और जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने रिम्स के निदेशक सहित सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और अधीक्षक को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। श्री सिंह ने मंकी पॉक्स के बचाव, रोकथाम, नियंत्रण और जांच के साथ सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने विदेशों से यात्रा कर लौटने वाले व्यक्ति को यदि 21 दिन के अंदर बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस होती है तो इस परिस्थिति में बिना देर किए उसकी जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने कहा है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मंकी पॉक्स का खतरा सामान्य से ज्यादा होता है। उनको भी खतरा है, उनको भी इन्फेक्शन हो सकती है और ये भी कहा जाता है कि अगर बच्चों में हो तो उसका रिस्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं को भी इन्फेक्शन इस तरह से आ सकती है। उनका भी कहा जाता है कि वो और नॉर्मल रिस्क से उनको ज़्यादा रिस्क हो सकता है, तो केयरफुल रहना चाहिए उनको भी।
29 जुलाई से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सत्र के सुचारू संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो आज मैराथन बैठक करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद श्री महतो विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसके बाद विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष प्रेस सलाहकार समिति के साथ भी बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गिरिडीह जिले में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान एक प्रश्न के उत्तर में श्री महतो ने कहा कि 6 महीने के बाद गिरिडीह और बोकारो जिले में निर्बाध बिजली की आपूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि जीरो कट बिजली के लिए बोकारो के DMFT फंड से 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आवास पर मीटिंग हुआ था चेयरमैन साहब का बिजली है जी DVC देगा तब हम आपको देंगे, लेकिन उच्च अधिकारी से बात हो रहा है 6 महीना के अंदर जीरो कट बिजली करेंगे, कम से कम बोकारो और अवैध खनन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू को समन जारी किया है। पिंटू को ईडी ने 1 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तब से ही पंकज मिश्रा ईडी की रिमांड पर हैं। उन्हें कल ईडी की विशेष अदालत ने 6 दिन की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। अब बताया जा रहा है कि 1 अगस्त को पिंटू से साहिबगंज में खनन लीज और क्रशर लाइसेंस से संबंधित कई मामलों में पूछताछ होगी। उनसे अवैध खनन के बारे में भी ईडी जानकारी लेगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य में मानसून की औसतन कम बारिश पर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सुखाड़ की आशंका को देखते हुए वैज्ञानिकों से सलाह मांगी। इस दौरान श्री बादल ने कहा कि राज्य में भीषण संकट की आशंका अब प्रबल होती जा रही है। सबसे कम बारिश की वजह से बुआई का काम काफी कम हुआ है, जो एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य के निर्माण में कृषि वैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप दस्तावेज तैयार कर किसानों तक जागरूकता अभियान चलाया जाए। श्री बादल ने किसानों को बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाने का भी निर्देश दिया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार रांची सहित राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी गुंजाइश है। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पूर्व OSD भोला यादव को सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव के OSD थे। इस दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। भोला यादव को लैंड फॉर जॉब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। उनके पटना और दरभंगा स्थित ठिकानों पर सीबीआई की सर्च अभियान जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भोला यादव को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
मेजबान वेस्टइंडीज और भारत के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। शिखर धवन की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने इस सीरीज को 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही अपने नाम कर लिया है। अब टीम इंडिया की कोशिश आज के मैच को जीतकर सीरीज को क्लीन स्वीप करने की होगी। इससे पहले खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 रनों से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 विकेट से रोमांचक जीत हासिल करते हुए अजय बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि भारतीय टीम को दोनों ही मैचों में वेस्टइंडीज के हाथों कड़ी टक्कर मिली थी। वहीं मेजबान वेस्टइंडीज की टीम सीरीज का तीसरा मैच जीतकर हार के अंतर को कम करने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। और अब देखते हैं कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पाकुड़ जिले के उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में बालू पत्थरों और अवैध माइनिंग के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी सीओ और थानेदारों सहित खनन पदाधिकारी से ली गई। मौके पर अवैध माइनिंग की रोकथाम को लेकर जिले में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। रांची गुमला रोड पर बेड़ो स्थित यूको बैंक शाखा के शटर का ताला तोड़कर और एटीएम के वोल्ट को गैस कटर से काटकर अज्ञात चोरों ने 3,82,500 रुपए चोरी कर लिए। शाखा प्रबंधक सोनल मनीष कंडुलना ने बेड़ो थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के मदगोपाली पंचायत के कई गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। मिट्टी के कच्चे मकानों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे अनाज को भी चट कर गए। इतना ही नहीं, हाथियों के झुंड ने फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। मतलब हाथी था और लगभग 19-20 हाथी था। तो उन लोग आया, हम लोग कल परसों में ही सूचना मिला था कि आ रहा इधर है, तो इसीलिए हम लोग सब जगे हुए थे और पूरा गाँव का लोग यहाँ से वहाँ सब फील्डिंग में थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इसे लेकर CUJ के चेरी मनातू सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास ने अपने 1 साल के अनुभवों को शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच साझा किया। रामगढ़ में उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान अधिकारियों, पैक्स अध्यक्षों और प्रज्ञा केंद्र प्रबंधकों को जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे किसानों को योजना प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया। रांची जिले के मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने बाइक की डिक्की तोड़कर 2 लाख रुपए की चोरी करने के मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी ओडिशा के असगा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि अपराधी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया शर्ट और चप्पल बरामद किया गया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय स्टीयरिंग और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान कुकिंग कॉस्ट की राशि छात्रों को दिए जाने की समीक्षा की गई। मौके पर उपायुक्त ने छात्रों को रूटीन में राशि का भुगतान करते रहने और राशि की कमी होने पर रिमाइंडर देने का निर्देश दिया। और विभिन्न स्कीम्स में जिले की स्थिति राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले कहाँ पर मजबूत है, कहाँ पर कमजोर है और उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करा सकते हैं। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने साप्ताहिक जनता दरबार आयोजित कर जिले के दूरदराज गांव और शहर से आए लगभग 4 दर्जन लोगों की समस्याओं से अवगत हुई। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से वार्ता कर प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के निष्पादन का निर्देश दिया। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर के निर्देश पर थाना दिवस का आयोजन किया गया। कोतवाली थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद की मौजूदगी में पासपोर्ट वेरिफिकेशन और मोबाइल गुमशुदगी समेत अन्य मामलों का इस दौरान निष्पादन किया गया। राजधानी रांची में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अब और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करती हुई दिखेगी। कार्यक्रम के दौरान संयुक्त परिवहन आयुक्त श्री रविशंकर विद्यार्थी ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को मोटर अधिनियम का पालन और उल्लंघन की स्थिति में किस धारा के तहत कार्रवाई की जाए, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। रांची जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बॉस्को नगर रोड में एक महिला से बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने चेन छीना और फरार हो गए। बॉस्को नगर में पिछले 1 महीने से चेन छिनतई की ये तीसरी घटना है।
आज देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था और 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में लेक्चर देने के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सभी के बीच नहीं हैं, लेकिन उनका आदर्शों भरा जीवन हर एक देशवासी को जीवन में अग्रसर रहने और सफलता की सीढ़ियों पर निरंतर चलते रहने को प्रेरित करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। उन्होंने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के साथ भी काम किया। 83 वर्ष की आयु में IIM शिलांग में लेक्चर देने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया था। डॉक्टर कलाम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। सरदार पटेल ने 19 मार्च 1950 में CRPF को झंडा यानी प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया था। इसके बाद 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के लागू होने पर इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दर्जा प्रदान किया गया। 83वें स्थापना दिवस पर बल के जवानों व उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, अपने शौर्य से CRPF ने न सिर्फ देश की सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने में अद्वितीय योगदान दिया, बल्कि वीरता का एक गौरवशाली इतिहास भी बनाया, जिस पर हम भारतीयों को गर्व है। 83वें स्थापना दिवस की CRPF के जवानों को शुभकामनाएं देता हूं और उनकी राष्ट्र सेवा व समर्पण को सलाम करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2022 के लिए भारत के लिए अपने वार्षिक विकास अनुमान को 0.8% अंक घटाकर 7.4% कर दिया है। 2022 में सकल घरेलू उत्पाद धीमा होकर 3.2% हो जाएगा, जो उसके अप्रैल के अनुमान से 0.4% अंक कम है और पिछले साल के विस्तार की गति का लगभग आधा है। 2023 में वैश्विक विकास दर 2.9% तक कमजोर हो सकती है। सिर्फ 3 महीने पहले ये अनुमान 0.7% अंक अधिक था। वैश्विक मुद्रास्फीति भी तेज होने की संभावना है। IMF ने इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए अपने पूर्वानुमानों को लगभग 0.5% अंक बढ़ाकर क्रमशः 8.3% और 5.7% कर दिया है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। सत्ताईस जुलाई 1889 को लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी बनाई गई। उमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी जैसे कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारतीयों को ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता के लिए समर्थन इकट्ठा करना चाहिए। 1888 में कांग्रेस ने ब्रिटिश जनता के बीच भारतीय मुद्दों का प्रचार करने के लिए ब्रिटेन में एक एजेंसी बनाई। डिग्बी की अध्यक्षता में इस संगठन ने इंग्लैंड में कई सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किए और भारतीय मुद्दों को उजागर करने वाले पर्चों का सार्वजनिक वितरण शुरू किया। जुलाई 1889 में स्थायी ब्रिटिश भारत समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें वेडरबर्न अध्यक्ष के रूप में और डिग्बी सचिव के रूप में शामिल थे। समिति ने ब्रिटिश पाठकों के अनुरूप भारत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। ब्रिटिश कमेटी ने इंडिया नामक पत्रिका प्रकाशित की। कमेटी ने जनसभाओं का आयोजन भी किया। ब्रिटिश कमेटी के प्रयासों के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 बना और साथ ही ब्रिटिश संसद में इंडियन कमेटी की स्थापना भी हुई। कांग्रेस की इस ब्रिटिश समिति ने 1920 तक काम करना जारी रखा। 27 जुलाई को कल्पना दत्ता की भी जयंती है। उनका जन्म 1913 में चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वो खुदीराम बोस की शहादत से प्रेरित थीं। उनके मन में देशभक्ति की भावना तब पनपी जब वे चटगांव में थी। देशभक्ति की भावना तब और फली फूली जब वे बैथुन कॉलेज कोलकाता में पढ़ाई करने गयी। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापेमारी में वे शामिल थी। कल्पना दत्ता मास्टर दा सूर्यसेन के क्रांतिकारी समूह की सदस्य थीं, जिन्होंने प्रीतिलता वड्डेदार के काम को आगे बढ़ाया।
वे छात्री संघ की सदस्य भी थीं। उन्होंने पहाड़ टोली क्लब को जलाने का पहला प्रयास किया था। उन्होंने और मास्टरदा ने दूसरी बार प्रयास किया, लेकिन इस बार अंग्रेज बेहतर तरीके से तैयार थे। कल्पना दत्ता उस समय बच निकली, लेकिन मास्टरदा को आखिरकार वर्ष 1933 में पकड़ लिया गया। 3 महीने के बाद कल्पना दत्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 6 साल बाद रिहा कर दिया गया। 1940 में कल्पना दत्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई। उन्होंने 1943 में बंगाल में अकाल के दौरान राहत कार्य में अपना योगदान दिया। 1947 में बंगाल के विभाजन के दौरान भी उन्होंने लोगों की मदद की। कल्पना दत्ता ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका शीर्षक है चट्टोग्राम औसरागार आक्रमणकारी देर स्मृति कथा। इस आत्मकथा का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। कल्पना दत्ता ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में भी कार्य किया। 8 फरवरी 1995 को कोलकाता में कल्पना दत्ता ने अंतिम सांस ली। भारत की महान बेटी को हमारा शत शत नमन। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम पर टूरिज्म विभाग द्वारा आजकल मुफ्त एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है, जो पर्यटकों को काफी पसंद आ रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए सरायकेला खरसावां जिले का चांडिल डैम पसंदीदा गंतव्य है, जहां पहुंचकर विभिन्न एक्टिविटीज में आप अपने हुनर और हौसले को परख सकते हैं। टूरिज्म विभाग द्वारा आजकल यहां 3 दिवसीय मुफ्त वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है, जो पर्यटक को आकर्षित कर रहा है। टूरिज्म करवा रहे हैं। इसमें 8 एक्टिविटीज है, जिसमें पैरासेलिंग, एटीवी, रिंगो राइड, बनाना राइड, कयाकिंग, जेट स्की, सर्फिंग और वॉल क्लाइंबिंग है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 3 दिन का कैंप लग रहा है चांडिल में। 25, 26, 27 तारीख तक हम लोग का 6 डैम्स में होने वाला था। 4 डैम हो चुका है, ये 5वां डैम है। चांडिल डैम में यहाँ झारखंड टूरिज्म से फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ राइडिंग हो रहा है। वाटर स्पोर्ट्स है, एयर स्पोर्ट्स भी है। एयर स्पोर्ट्स हम लोग का हो रहा है वो साइड में, पैरासेलिंग है और एटीवी हो रहा है। चांडिल डैम में आयोजित इस मुफ्त वाटर स्पोर्ट्स में झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं तथा वे कायाकिंग, पैडल बोटिंग, फिशिंग, क्लिप जंपिंग, बनाना राइड और ड्रैगन बोट जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं। और ये काफी साल से हो रही, लेकिन हम लोग आज तक पता नहीं चला था। ये हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किए और बहुत औसम था। कल ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे राइड्स हो रहा है, तो सुबह 6 बजे हम लोग निकल के तुरंत यहीं पे पहुँच गए आगे राइड घूमने के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ। हाँ, अभी तक हमने कायाकिंग किया है, जेट स्की किया है और अभी क्लाइंब किया है। ओके, अभी देखते हैं और बाकी है। चांडिल डैम में अब तक करीब 700 पर्यटकों ने बोटिंग का आनंद लिया तथा सभी लोग 3 दिवसीय मुफ्त वाटर स्पोर्ट्स के आयोजन की प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधाओं से भी खुश हैं। यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है झारखंड टूरिज्म के अंडर में, इस सब का मजा लेने आए थे। अभी तक सुबह से हमने वॉल क्लाइंबिंग किया है और रोप का एक गेम था वो भी किया है और जेट स्की किया था। अभी कायाकिंग करने के बाद अभी इसके बनाना राइडिंग हो रहा है। आज हम लोग एक्सपीरियंस करना है, बहुत अच्छा था। सारे राइड्स अच्छे हैं और ऐसा होना चाहिए टूरिज्म के लिए और ये तो साल भर होना चाहिए। बहुत एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। ये पहली बार है, लेकिन सबके लिए बहुत अच्छा है। जो भी नहीं जानते प्लीज आए, बहुत ट्राई करें ये सब चीज को। झारखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं, जिस ओर ध्यान देने की जरूरत है। राज्य में चांडिल डैम जैसे कई अन्य पर्यटन स्थल हैं, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी केंद्र बन सकते हैं। सरायकेला खरसावां से दूरदर्शन के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। तितलियां पर्यावरण की सबसे अच्छी इंडिकेटर होती हैं और इस इंडिकेटर की बढ़ती संख्या हमारे पर्यावरण की सेहत सुधरने के प्रमाण भी हैं। 2-2.5 वर्षों में झारखंड के जंगलों में तितलियों की कई प्रजातियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, जो लंबे समय से प्रदूषण के कारण विलुप्त होने के कगार पर थी। की खूबसूरती में 4 चांद तो लगाती ही हैं, ये हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए भी आवश्यक है। तितलियों की प्रजाति पर लंबे समय से अध्ययन कर रहे युवा वैज्ञानिक और सेंट्रल सिल्क बोर्ड खंडसावा स्थित BSMTC के प्रभारी डॉक्टर तिरुपम रेड्डी का कहना है कि हाल के दिनों में तितलियों की दर्जनों प्रजातियों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। अभी तक तो 4 साल से है हम
4 साल से हम डिफरेंट बटरफ्लाइज हम देखे। अभी तक तो 95 अबव स्पीसीज हम रिकॉर्ड किए थे और उसको ICFR में इंडियन फॉरेस्टर में छपाने के लिए भेजे थे। और इसी में तो हमको लगता है 20-25 बटरफ्लाइज का एंडेमिक स्पीसीज है ये झारखंड के लिए, तो उसका प्रोटेक्शन का और बहुत ज़रूरी है, उसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है। और हम ऑब्जर्व किए थे कोविड का समय में ज़्यादा पोल्यूशन का कम हो गया कारण ज़्यादा बटरफ्लाइज भी नंबर बढ़ गया था। तितलियां अगर नजर आ जाए तो आपकी निगाहें कुछ वक्त के लिए तो जरूर कुदरत के इस नायाब तोहफे पर टिक जाती है। युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रेड्डी का कहना है कि तितलियों की संख्या बढ़ने से यह साफ हो जाता है कि कोरोना काल के बाद से झारखंड में एनवायरमेंट इकोलॉजी में सुधार हुआ है। उसे बनाए रखने की दिशा में अब और अधिक कारगर कदम उठाए जाने की जरूरत है। अब सबसे सर अच्छा ये स्नो फ्लैट मिला था, वो सब जगह में नहीं मिलता है। और उसके बाद शेरुलन बोल के एक मिला था, और पैंसी है, डिफरेंट पैंसी सब इधर झारखंड में हम देखे थे। ब्लू पैंसी, लेमन पैंसी, ग्रे पैंसी, चॉकलेट पैंसी, ऐसा करके हम। और ब्लू बटरफ्लाइज में एक छोटा साइज का है, एक ब्लू लाइन बोल के, वो भी बहुत कम दिखता है दूसरा जगह में, वो भी हम देखे थे। तितलियों की सबसे खूबसूरत प्रजाति सब फुश्ड श्रो फ्लैट है। इससे अलग कोल्हान के जंगल में सबसे बड़े आकार की ब्लू मोरबन तितली आजकल बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, जो आकर्षण का केंद्र भी है। दुनिया भर में कई जंगली पेड़ मानव जाति और अन्य प्राणियों के लिए घातक हैं। इन्हीं में से एक सुसाइड ट्री भी है। सेरबेरा ओडोलम प्रजाति के सुसाइड ट्री का फल या बीज खाने से व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन अब इसका उपयोग कई बीमारियों से छुटकारा पाने में किया जा रहा है और इसका मेडिसिनल महत्व भी है। देखने में बेहद खूबसूरत यह पेड़ और इस पर लगा ये फल जानलेवा है। दरअसल ये सुसाइड ट्री है, जो मुख्य रूप से समुद्र के तटीय इलाके में अवस्थित जंगलों में पाया जाता है। लेकिन आजकल वैज्ञानिकों को इससे कई दवाइयां बनाने में सफलता मिली है। रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिमेश सिन्हा ने बताया कि हाल के दिनों में इस पेड़ के फल से एंटी कैंसर एक्टिविटी, त्वचा रोग से निदान, कब्ज और अन्य एंटी बैक्टीरियल दवाइयां बनाने में सफलता मिली है। इसका अभी जो अध्ययन के माध्यम से पता चला कि बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यूज है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और ट्रेडिशनली बर्मीज, बांग्लादेशी और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में यूज़ करता है। और जैसे इसका एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है। इवन इसका जो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह भी जानकारी मिलती है कि श्रीलंका में इसका उपयोग दिया जलाने, मच्छर और अन्य कीटनाशकों को भगाने में किया जाता है। वहीं दुनिया भर के कई देशों ने सुसाइड ट्री से बायोडीजल बनाने की तकनीक भी तैयार की है। एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसका नाम है सार्बेरिन। सार्बेरिन कंटेंट के वजह से पॉइजनस है, जो टॉक्सिक हो जाता है। लेकिन उसी हिसाब से इसका हमारा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी मिला है और जो इंसेक्ट रिपेलेंट के हिसाब से भी इसको उपयोग किया जा सकता है। वन उत्पादकता संस्थान में कार्यरत तकनीकी पदाधिकारी ए सरकार और डी बनर्जी का भी कहना है कि समुद्री इलाके में अवस्थित वन क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने से सेरबेरा। खबरें झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लोहरदगा जिले के 1 दिवसीय दौरे पर बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को करेंगे सम्मानित, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। मंकी पॉक्स को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश। विदेश से लौटने वालों को बुखार, सिर, बदन दर्द, कमजोरी होगी तो होगा जांच। 29 जुलाई से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मौसम सत्र को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। विधानसभा अध्यक्ष ने दलों के नेताओं और अधिकारियों